हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का हिंदी आरओ का चैप्टर 5 गलता लोहा। आप देख रहे हैं कि आज स्टडी क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं। गलता लोहा, ये जो कहानी है इसके लेखक हैं शेखर जोशी जी। और यहाँ पर ये जो कहानी है वो कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। शेखर जोशी जी की ये जो कहानी है एक ऐसे प्रतिभाशाली ब्राह्मण बालक की कहानी है जिसकी प्रतिभा को उसके जीवन में आई विपरीत परिस्थितियों ने छीन लिया। दूसरा, यहाँ पर ये जो कहानी है वो हमारे समाज में फैली हुई जो जातिगत विभाजन है उसको भी उजागर करती है, जिसमें ब्राह्मण वर्ग के लोगों का शिल्पकार वर्ग के लोगों के बीच उठना बैठना मर्यादा के विरुद्ध माना जाता है। हालांकि ये सब पुराने समय की बातें हैं, लेकिन समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली ये जो कहानी है इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गांभीर्य उतना ही अधिक है। और यहाँ पर लेखक की जो कहानी है वो किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम ये देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते हुए उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के ऑफर यानी कि वह जगह जहाँ पर आग की जो भट्टी है उसमें लोहे को गलाकर उससे अनेक तरह के लोहे के बर्तन या औजार बनाए जाते हैं। लोहे के औजार या बर्तन बनाने की जगह को ऑफर कहा जाता है, ठीक है। और वहाँ पर वो बैठता ही नहीं है बल्कि उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता हुआ प्रतीत होता है और मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा है। अब यहाँ पर कहानी की शुरुआत होती है। तो कहानी की जो शुरुआत है, शेखर जोशी जी कहानी की शुरुआत करते हुए कहते हैं कि मोहन जो है एक गरीब ब्राह्मण बालक है और जिसके पिता जो हैं बंशीधर पुरोहिताई का काम कर अपना जो घर है उसे चलाते हैं। लेकिन समय के साथ अब वो काफ़ी वृद्ध हो चुके हैं, इसलिए अब वो दिन प्रतिदिन उनके लिए पुरोहिताई का काम करना मुश्किल होता जा रहा है। एक दिन जो बंशीधर जी हैं उनको गणनाथ जाकर अपने यजमान चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ यानी भोले शंकर की आराधना करनी थी, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए 2 मील की खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी जो इस अवस्था में उनके बस की बात नहीं थी। पुराने यजमान होने की वजह से वो उन्हें मना भी नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो इस उम्मीद से मोहन को ये बात बताते हैं कि शायद वह जाकर चंद्रदत्त जी के यहाँ रुद्री पाठ कर आए। लेकिन मोहन को इस तरह के पूजा पाठ व अनुष्ठान करने का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए उसने अपने पिता को कोई जवाब नहीं दिया और अपनी घास काटने की दराती उठाकर खेतों के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को काटने के लिए निकल पड़ा। लेकिन दराती की धार खत्म हो चुकी थी। दराती में धार लगाने के उद्देश्य से वह अपने स्कूल के दोस्त धनराम के ऑफर में पहुंच गया। धनराम उस समय अपने ऑफर में लोहे के औजार बनाने में व्यस्त था। मोहन जो है वहीं कनस्तर में बैठकर धनराम को काम करते हुए देखने लगता है, क्योंकि बचपन में दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। मास्टर त्रिलोक सिंह दोनों को ही पढ़ाते थे और मोहन ने धनराम से मास्टर त्रिलोक सिंह के बारे में पूछा था। धनराम ने मोहन को मास्टर त्रिलोक सिंह के गुजर जाने यानी कि मृत्यु के बारे में बताया था। इसके बाद दोनों दोस्त पुरानी बातों को याद करने लग जाते हैं। स्कूल के सभी बच्चे मास्टर त्रिलोक सिंह से बहुत ज़्यादा डरते थे, लेकिन पूरी कक्षा में मोहन मास्टर जी का सबसे चहेता शिष्य था, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ वह हर चीज़ में अव्वल रहता था। इसलिए मास्टर साहब ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बनाया था और मास्टर साहब जो हैं उनको मोहन से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। वो कहते थे कि यह लड़का एक दिन कुछ ना कुछ बड़ा काम अवश्य करेगा, भले ही किसी सवाल का जवाब पूरी कक्षा में किसी बच्चे को ना आए, मगर मोहन उस सवाल का जवाब देकर मास्टर जी को संतुष्ट कर देता था। अगर मास्टर जी किसी बच्चे को डंडे मारने व कान खींचने की सज़ा देना चाहते थे तो वो ये काम मोहन से करवाते थे। उन सभी बच्चों में धनराम भी एक था जिसने मास्टर जी के कहने पर मोहन से कई बार मार खाई थी, लेकिन धनराम इसका कभी बुरा नहीं मानता था। धनराम पढ़ने लिखने में शुरू से ही बहुत कमज़ोर था। एक बार मास्टर जी जो हैं
उससे 13 का पहाड़ा सुनाने को कहते हैं, लेकिन वो उसे पूरा नहीं सुना पाता है। इसके बाद मास्टर जी जो हैं उसे डंडे से खूब पिटाई करते हैं। स्कूल का नियम था, जो मार खाता था उसको अपने लिए खुद ही डंडा लाना पड़ता था। पढ़ाई में कमज़ोर होने के कारण धीरे धीरे धनराम के पिता ने उसे ऑफर का काम सिखाना शुरू कर दिया। पिता गंगाराम की मृत्यु होने के बाद धनराम ने अपना पारिवारिक काम जो है वो संभाल लिया। प्राइमरी स्कूल पास करने के बाद मोहन को छात्रवृत्ति मिलती है, जिससे मोहन के पिता का हौसला और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब वो मोहन को बड़ा आदमी बनाने का सपना देखने लगते हैं, इसलिए उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए मोहन का एडमिशन दूसरे स्कूल में करा दिया था। क्योंकि नया स्कूल घर से 4 मील दूर पर था, 2 मील की सीधी चढ़ाई जो है और एक नदी पार करके मोहन को स्कूल जाना होता था। बरसात के दिनों में नदी का पानी अपने उफान पर होता था, जिससे मोहन को स्कूल पहुंचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। एक बार जो मोहन है वो उस उफनाई नदी के पार करने में डूबते डूबते बड़ी मुश्किल से बचकर घर पहुंचता है। एक बार उनकी ही बिरादरी का एक संपन्न परिवार से ताल्लुक़ रखने वाला युवक रमेश लखनऊ से छुट्टियों में गाँव आया। रमेश जब मोहन के पिता से मिलने मतलब कि जो रमेश है जब वो मोहन के पिता से मिलता है तो मोहन के पिता ने अपने बेटे की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की। रमेश ने सहानुभूति जताते हुए उन्हें सुझाव दिया कि वो आगे की पढ़ाई के लिए मोहन को उसके साथ लखनऊ भेज दें, ताकि वह वहां आकर अच्छे से अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। हालांकि मोहन जो है वो लखनऊ जाकर पढ़ाई नहीं करना चाहता था, लेकिन पिता की मर्जी के आगे उसे झुकना पड़ता है और वह रमेश के साथ लखनऊ चला गया। बस यही से मोहन का जीवन बदल जाता है। लखनऊ में रमेश व उसके परिवार वालों के लिए वो एक मामूली घरेलू नौकर से ज़्यादा कुछ नहीं था। घर के सारे काम काज करता था। अब उसकी मतलब कि घर के सारे काम करना अब उसकी जिम्मेदारी बन गई थी। इसके अलावा आस पड़ोस की महिलाएं जिन्हें वो चाची और भाभी कहकर पुकारता था, वो भी अक्सर उससे ही अपना काम करवाती थी। इन सब कामों के बाद जो मोहन के पास जो पढ़ाई के लिए समय था वो बचता ही नहीं था। गांव का ये जो मेधावी छात्र था वो शहर जाकर एक मामूली घरेलू नौकर का जीवन जीने लग जाता है। 8वीं की पढ़ाई खत्म होने के बाद रमेश ने उसे आगे पढ़ाने के बजाय उसका एडमिशन एक तकनीकी स्कूल में करा दिया, जहाँ उसने 1.5 वर्ष तक पढ़ाई की। उसके बाद वो नौकरी के लिए फैक्ट्रियों व कारखानों के चक्कर लगाने लगता है। इधर पंडित बंशीधर सोच रहे थे कि उनका बेटा एक दिन बड़ा ऑफिसर बनकर घर वापस लौटेगा, लेकिन एक दिन जब उन्हें सच्चाई का ज्ञान हुआ तो उन्हें दुख पहुंचा। एक दिन धनराम ने भी जब पंडित बंशीधर से बातों ही बातों में मोहन की नौकरी के बारे में पूछ लिया तो उन्होंने झूठ बोलते हुए यह कहा कि उसकी सचिवालय में नियुक्ति हो गई है, शीघ्र ही विभागीय परीक्षा देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम ने उसकी इस बात पर सहज ही यकीन कर लिया था। दोनों दोस्त मिलकर बहुत देर तक मास्टर त्रिलोक सिंह के बारे में बात करते हैं और स्कूल के जो अन्य साथी थे उनकी बात करते रहते हैं। इस बीच जो धनराम ने मोहन की दरांती की धार को तेज कर उसे मोहन को सौंप दिया, लेकिन मोहन दरांती को पकड़कर काफ़ी देर तक उसके पास ही बैठा रहा। ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसे कहीं जाने की जल्दी नहीं है। सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में ब्राह्मण जाति के लोगों का शिल्पकार जाति के लोगों के साथ बैठना उचित नहीं माना जाता था, लेकिन मोहन धनराम के पास काफ़ी देर तक बैठकर उसके काम को ध्यान से देखता रहा। इस बीच धनराम जो है वो लोहे की एक मोटी छड़ी को भट्टी में गलाकर उसे गोलाई देने की कोशिश करने लगा, लेकिन काफ़ी प्रयास के बाद भी उस लोहे की छड़ी को वो उचित आकार में नहीं ढाल पा रहा था। मोहन जो है वो काफ़ी देर तक उसे काम करते हुए देखता रहता है। फिर अचानक उसने अपना जो संकोच है वो त्यागा और एक हाथ में धनराम के हाथ से लोहे की छड़ी लेकर दूसरे हाथ में उसमें हथौड़े से चोट करने लगा। बीच बीच में वह उस छड़ी को भट्टी में गर्म कर फिर उसमें चोट मारकर उसे आकार देने की कोशिश करता है और बहुत जल्दी ही उसने उस छड़ी को जो है गोल आकार दे दिया था। जब वो उसे गोल आकार देता है तो उसके बाद ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि जो धनराम है वो मोहन से कुछ पूछ ही नहीं सकता, मतलब कुछ कह नहीं पाता है। वो मोहन को देखते रहता है और उसे ये देखकर बड़ा ही आश्चर्य होता है। उसे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि एक पुरोहित खानदान का लड़का उसकी लोहे की भट्टी में बैठकर बड़ी ही कुशलतापूर्वक काम कर रहा था। लेकिन जो मोहन को तो इन बातों से कोई मतलब नहीं था। वह अपने बनाए हुए लोहे के छल्ले की बारीकी से जांच परख कर रहा था। तभी उसने धनराम की तरफ देखा, जैसे वह उससे पूछना चाह रहा हो कि यह कैसे बना है। धनराम की आंखों में अपने लिए मौन प्रशंसा देखकर मोहन की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है और लेकिन उस चमक में ना तो कोई स्पर्धा थी और ना ही हार जीत का कोई भाव था।